गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्या? 20 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 20 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज क्या है? आज सैटरडे भी है ना, तो आज क्या करना है? आज रिवीजन करना है। पूरे वीक में आपने जितना भी पढ़ा है उसका क्या करोगे? रिवीजन करना है। आज कुछ नया, एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? आज रिवीजन करना है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एडीबी फोरकास्ट हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट किया है। आपसे पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है एडीबी के अनुसार। चलो, इसी बात पे मैं आपको हिंट देती हूँ। हिंट क्या होगा? हिंट ये है कि हमने कल ही की क्लास में शायद पढ़ा था कि की आईएमएफ आईएमएफ ने भी इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट किया है। आईएमएफ यानी कि, जल्दी बोलो, इंटरनेशनल, हाँ, बाद मॉनेटरी मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अभी हाल ही में भारत की जीडीपी का फोरकास्ट किया गया है। और आईएमएफ ने भी उतना ही फोरकास्ट किया है जितना कि एडीबी ने किया है। क्या कह रहे हो मैम? ये तो कल की बात होगी। कल की बात कौन याद रखता है? रात गई बात गई, ऐसा कह रहे हो क्या? है? तो ये कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 7%। तो आईएमएफ और एडीबी दोनों ने ही अभी हाल फिलहाल में भारत की जीडीपी का फोरकास्ट किया है 2024-25 के लिए। और कितना किया है? 7%। की भारत की जीडीपी 7% रहने वाली है। अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन कब होता है? इसका फॉर्मेशन होता है 1966 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ जाते हैं? मनीला, फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं? प्रेसिडेंट हो जाते हैं इसके मसत मसत सुगा असाकावा। असाकावा जिसके कौन हो जाते हैं? प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। साथ साथ आप मुझे आंसर करोगे कि जो आईएमएफ है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अरे, आईएमएफ है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये कब स्टैब्लिश यानी कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? आप लोग मुझे ये भी बताने वाले हो। ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, कल ही पढ़ाया था, आपको याद होगा तो फटाफट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज वॉन इन कॉमनवेल्थ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होता है? तलवारबाजी। एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप इन न्यूजीलैंड। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में क्या हो रहा था? एक आंसर तो मैं यहीं पे मिल गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हो रही थी, कहाँ पर हो रही थी? कहाँ पर हो रही थी? तो कहाँ पर हो रही थी? वो न्यूजीलैंड में हो रही थी। आंसर तो मैं यहीं पे मिल गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि इसमें भारत की तरफ से कितने मेडल जीते गए। तो भारत ने इसमें कितने मेडल जीते? भारत ने इसमें जीत लिए हैं 4 मेडल। 4 मेडल जिन लोगों ने जीते उनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्टली भी पूछ लेगा। ये तो नहीं पूछेगा कि किसने सिल्वर जीता, किसने गोल्ड जीता। ये तो रेयर चांस है कि पूछे, लेकिन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो हर्षित कोहली जी है वो किससे रिलेटेड है। हर्षित कोहली जी किससे रिलेटेड है? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने इस फेंसिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। श्रेया गुप्ता ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। छवि शर्मा ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और सुफना वहीद सोहोली जी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि हमने टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिनमें से एक सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई जो हर्षित कोहली है वो किससे रिलेटेड है, जो श्रेया गुप्ता है वो किससे रिलेटेड है, छवि शर्मा किससे रिलेटेड है, जो सुफियान वहीद है ये किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाते हैं? ये हो जाते हैं, किससे संबंधित है ये लोग? किससे संबंधित है? फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, और फेंसिंग पे तो हम कभी नहीं मारोगे आप लोग, है ना? एग्जाम में बैठ के आप सोचोगे भी नहीं, नहीं अरे अरे फेंसिंग तो एलिमिनेट करते हैं, इससे नहीं होगा। ऐसे ही करते हो ना? तो ये नाम आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च लड़का भाऊ स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। लो भाई, आ गई तुम्हारे लिए योजना। एक नाथ शिंदे जी, ये कौन है? कौन है ये? एक नाथ
शिंदे जी। एक नाथ शिंदे जी जो है इन्होंने सोच लिया आपके बारे में कि भाई अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे के लिए भी कुछ किया जाए, बेरोजगार घूम रहा है ऐसे ही, है ना? पैसे वैसे है नहीं है। और वैसे भी लड़कों की तो मेन प्रॉब्लम रहती है कि जितनी भी स्कीम्स आती है वो सब लड़कियों के लिए आती है या तो सीनियर सिटीजन्स के लिए आती है, लड़कों के लिए कुछ नहीं आता। इन्होंने आपका दुख दर्द समझा, आपके लिए ये लेके आ गए एक योजना। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए योजना क्या हो जाती है? योजना क्या हो जाती है? योजना हो जाती है कि ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको ट्रेन करेंगे, जॉब के लिए। ट्रेन किसके लिए करेंगे? कि आपको भाई जॉब मिल जाए, है ना? और प्लस प्लस ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मनी भी देंगे। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पैसे भी देंगे, क्योंकि उनको पता है बेचारों के पास पैसे तो है नहीं, घर वाले दे नहीं रहे हैं, नौकरी लग नहीं रही है, तो क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि चलो ट्रेनिंग भी दे देंगे, आपको पैसे भी दे देंगे, खर्चा वर्चा निकल जाएगा आपका, है ना? कितने पैसे देंगे? अगर आपने की है 12th तो आपको मिलने वाले हैं 6,000 रुपए। अगर आपने की है 12th तो आपको जॉब की ट्रेनिंग के साथ साथ 6,000 रुपए महीना दिए जाएंगे। अगर आपने किया है डिप्लोमा तो आपको दिए जाएंगे 8,000 रुपए। अरे वाह! और अगर आप है ग्रेजुएट, गलती से आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है? क्या क्या कह रहे हो? मजे आ गए हैं? अगर 12वीं की है तो 6,000 मिल रहे हैं, डिप्लोमा कोई कर लिया 8,000 रुपए मिलेंगे, और अगर ग्रेजुएट है तो 10,000 रुपए मिलेंगे। इसी बात पे मजे तो आ गए। आप मुझे ये बता दो कि ये योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? मैंने बता दिया इस राज्य के सीएम कौन है। एक तो सबसे बड़ा हिंट तो यही हो गया। इस राज्य के सीएम कौन हो जाते हैं? एकनाथ शिंदे जी। उनके द्वारा भी हाल ही में इस योजना का अनाउंसमेंट किया गया। दूसरा हिंट मैं देती हूँ, अभी कुछ दिन पहले इसी राज्य ने एक और योजना लॉन्च की थी, और उस योजना का नाम क्या हो जाता है? मांझी लड़की बहिन योजना। इसमें ये लोग क्या करने वाले थे? इसमें ये गर्ल्स को ये क्या देने वाले थे? रुपए कितने? 1,500 रुपए। गर्ल्स को कितने रुपए देने वाले थे? लड़कियों को 1,500 रुपए देने वाले थे। मतलब महिलाओं को ये लोग 1,500 रुपए देने वाले थे, क्योंकि उसमें 60 वर्ष तक की महिलाएं शामिल थी। तो जल्दी जल्दी बता दो कि अब ये स्टेट हो कौन सा जाता है? कौन सा स्टेट है ये? कौन सा? जल्दी बताओ। हाँ, ये तो मैम हमें पता चल गया है, तो हमारे लिए योजना लेके आए, तो इसको तो हम जल्दी जल्दी बता देंगे। कौन सा स्टेट हो जाता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र लेके आया है लड़का भाऊ लड़का भाऊ योजना। लड़का भाऊ योजना किसके लिए? अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि ये जो लड़का भाऊ योजना है ये किसके लिए है? तो ये अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार यूथ के लिए है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच कंट्री द नाइन्थ एडिशन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो वुमेन एशिया कप का नाइन्थ एडिशन, वुमेन एशिया कप का नाइन्थ एडिशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? से ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दाम्बुला में। मैम दाम्बुला कहाँ है? अब ये आप मुझे बताओ। ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दाम्बुला में, और दाम्बुला में भी कहाँ कहाँ पर ये मैचेस होंगे? तो कहाँ पर होंगे? रंगगिरी। कहाँ पर होंगे? रंग रंगगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल रंगगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में इसके मैचेस होने वाले हैं। तो ये कहाँ पर हो जाता है? कहाँ पर हो जाता है? ये कहाँ पर हो जाता है? क्या कह रहे हो? उसका आंसर देना हमारे पहुंच से थोड़ा दूर की बात है, वो तुमने तुक्का मार लिया महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो जाता है? ये हो जाता है श्रीलंका में। तो अभी हाल फिलहाल में इसका नाइन्थ एडिशन कहाँ पर हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है कि भाई इंडियन टीम की कैप्टन कौन हो जाती है? तो हमारे इंडियन टीम की कैप्टन हो जाती है कौन? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जी हो जाती है हमारी इंडियन टीम की कैप्टन। हरमनप्रीत कौर कौन हो जाएगी? हमारी इंडियन टीम की कैप्टन हो जाती है। इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो इसको कंडक्ट कराता है एसीसी। एसीसी का क्या मतलब हुआ? एसीसी का मतलब हुआ एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको कंडक्ट कराती है।
बीसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ जाते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स जाते हैं कोलंबो में, कोलंबो यानी कि श्रीलंका में। हेड इसके कौन हो जाते हैं? हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष इसके हेड हो जाते हैं जय शाह जी। कौन हो जाते हैं? जय शाह जी। इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2004 में। 2004 में इसको पहली बार खेला गया था। होस्ट कौन था? इस बार भी होस्ट कौन है? श्रीलंका। फर्स्ट एडिशन में भी होस्ट कौन था? श्रीलंका ही था। विनर कौन था? इंडिया था। विनर हम ही है भाई इसके। विनर कौन था? इंडिया था। और क्या कहते हैं लास्ट एडिशन इसका कब हुआ होगा? लास्ट एडिशन कौन सा हुआ? एट्थ एडिशन। एट्थ एडिशन कब हुआ था? 2022 में। यानी कि क्या एक बाई इनियल टूर्नामेंट है, यानी कि हर 2 साल के बाद होने वाली टूर्नामेंट है। तब इसका होस्ट कौन था? ये क्या लिखा गया? बांग्लादेश है ये। तब इसका होस्ट कौन था? तब इसका होस्ट कौन था? बांग्लादेश। तब इसका होस्ट कौन हो जाता है? बांग्लादेश था। तब भी किसने जीता था? तब भी ये इंडिया ने ही जीता था। तब भी ये क्या हुआ था? इंडिया ने ही जीता था। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अभी तक 8 एडिशन हुए हैं उसके। आपने देखा होगा ना, अभी तक 8 बार इस 8 एडिशन हुए हैं इस टूर्नामेंट के, और 8 में से 7 बार इसको इंडिया ने ओन किया है। 8 में से 7 बार भारत ने जीता है। तो मैम वो कौन सा एडिशन था जो हमसे रह गया? तो वो था भाई इसका 7th एडिशन, जो हुआ था 2018 में। और वो जीत लिया था, वो किसने विन कर लिया था? वो जीत लिया था गलती से बांग्लादेश ने। मैम इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे याद करें? कैसे क्या याद करें? साथ साथ लिखते रहो। अभी 28 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा, और जब हम दोबारा से जीत जाएंगे फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। बीच में अगर कोई रिकॉर्ड बन गया तो हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो अभी आप जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है उसको नोट डाउन कर लेना, इतना सा आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन इंस्टॉल्ड? तो ये क्या कह दिया? मैं हम समझ नहीं आया। पहली बात बस अभी तुम इतना देख लो कि वर्ल्ड का पहला है। वर्ल्ड का पहला क्या है? लो टेम्परेचर थर्मल थर्मल डिसैलिनेशन को इंस्टॉल्ड किया गया है। कहां पर किया गया है? तो देखो ये किया गया है हमारे लक्षद्वीप में। हमारे लक्षद्वीप में ये किया गया है। क्या किया गया है? डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन को जो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन है इसको इंस्टॉल किया गया है, यानी इसको लगाया गया है। अब ये होता क्या है? ये डिसैलिनेशन क्या होता है? देखिए डिसैलिनेशन होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जब समुद्र डिसैलिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जो पानी है उससे अदर मिनरल्स और सॉल्ट को अलग करना। यहाँ पर किया क्या जाएगा? देखो आपको पता है समुद्र में पानी कितना पानी है? 70% पानी है अर्थ पे, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। पीने लायक पानी की काफी कमी होती जा रही है। और जैसे लक्षद्वीप जैसी हमारी जो टेरिटरीज है वहां पर तो पानी की और भी ज्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर समुद्र तो भरपूर है ना, चारों तरफ ही समुद्र है। तो ये क्या हो जाता है? ओशियन। ये समुद्र है, वहां से पानी को लिया जाएगा। यहाँ से क्या किया जाएगा? पानी को लिया जाएगा। पानी को लेकर यहाँ पे एक एक कंटेनर ये लोग लगा देंगे, पानी को लेकर एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाएगा। ठीक बात है। वहां से वहां से उस पानी को यहाँ दूसरे कंटेनर में लाया जाएगा। ठीक है, इस दूसरे कंटेनर में क्या होगा? यहाँ पे तो वो जो समुद्र का पानी है वो भरा हुआ है। अब यहाँ पे इसका डिसैलिनेशन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इसे गर्म किया जाएगा, इस बीकर को गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद जो इसमें पानी भरा है, ये इसमें जो पानी भरा है, जो इसमें अच्छा शुद्ध पानी है, वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो उसको इधर एक और बीकर लगा दिया जाएगा, एक और कुछ बीकर लगा दिया जाएगा, बर्तन लगा दिया जाएगा, और उसमें जो प्योर वाटर है, जो प्योर वाटर है उसको निकाल लिया जाएगा। प्योर वाटर को निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जो वो नीचे बैठ जाएंगे, जितना भी सोल्ट है और अदर मिनरल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, है ना। खूब पढ़ा है, तो खूब किया हमने केमिस्ट्री में। तो यहाँ से उन अदर जो सोल्ट है, जो इसमें सोल्ट है, और जो अदर मिनरल्स है, जो अदर मिनरल्स हैं उनको अलग कर लिया जाएगा। उनको क्या कर लिया जाएगा? उनको अलग कर लिया जाएगा। और ये हमें समुद्र के पानी से क्या मिल गया? शुद्ध पानी। समुद्र के पानी से क्या मिल गया? हमें शुद्ध पानी मिल गया। यही क्या डिसैलिनेशन की प्रक्रिया होती है। कहाँ पर किया जा रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? हमारे लक्षद्वीप में। वर्ल्ड का फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली यूजीसी
and Education Ministry has launched which project prepare 22,000 books in Indian language? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में यूजीसी और हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिलकर कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है 22,000 किताबों को पेड़ तैयार करने के लिए। तो कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये किया है अश्मिता प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? अश्मिता प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर इनका 5 साल का टारगेट है कि भाई 5 साल में इंडिया की 22 लैंग्वेजेस में हर लैंग्वेज में एक एक हजार बुक को प्रिपेयर करना है। यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 22,000 बुक्स को प्रिपेयर करना है। ये टारगेट हो जाता है यूजीसी और हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री का। आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि यहाँ पर आप लोग मुझे ये बता दो कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे एजुकेशन जो मिनिस्टर है वो कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, ये आप मुझे बता दो। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अश्मिता प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ऑगमेंटेड स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू द ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। क्या हो जाती है? ये हो जाती है अश्मिता की फुल फॉर्म। अगर हम बात करें यूजीसी के बारे में, तो यूजीसी क्या हो जाता है मैम? देखो, ये होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो देश भर में सभी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करता है। फॉर्मेशन कब हो जाती है इसकी? 1953 में। हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं दिल्ली में और हेड हो जाते हैं इसके एम जगदीश कुमार जी, इसके हो जाते हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसेंटली विच इंडियन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 2024 में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। चलो तो ऑप्शंस पे आते हैं। देखो, जो अमीना ऑर्फी है, इन्होंने इन्होंने विमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। विमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है अमीना ऑर्फी ने। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है इजिप्ट से, मिस्र से ये बिलोंग करती है। और ये इनका कॉन्जिक्यूटिवली थर्ड गोल्ड है। ये इनका कौन सी लगातार यानी कि थर्ड गोल्ड है स्क्वैश चैंपियनशिप में। बिल्कुल, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, मोहम्मद जकारिया। तो मोहम्मद जकारिया ने मेंस में गोल्ड जीत लिया है, मेंस कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, शौर्य भावा। तो शौर्य भावा जी हो जाते हैं जिन्होंने जिन्होंने 2024 में जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये किस कंट्री से हो जाते हैं? ये हमारे भारत से हो जाते हैं। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सेकंड इंडियन बन गए हैं। ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सेकंड इंडियन बन गए हैं। तो मैम, फर्स्ट इंडियन कौन थे? अरे, फर्स्ट इंडियन थे कुश कुमार जी, ये थे फर्स्ट इंडियन। इन्होंने भी 2014 में स्क्वैश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। क्लियर चीजें? क्लियर हो गया ना? तो क्या क्लियर हुआ कि WSF जो स्क्वैश चैंपियनशिप है, स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप है, उसमें अभी 2024 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है शौर्य भावा जी ने। और ये भारतीय हो जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें WSF यानी कि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के बारे में, तो इसकी फॉर्मेशन 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इंग्लैंड में हुए थे। और इसके प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं? इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं जैना वुलरी वुलरीगे वुलरीगे। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी अगर मैंने फॉर्मेशन और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं एक क्लास में करा रही हूँ, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम डेली क्लास में ऐसे ही करते रहेंगे तो वो खुद ही याद हो जाएगी। बस आपको लिखना है, आपको बस लिखना है और एक बार रिवाइज करना है। आपको इतना ही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ एशिया ऑफ द एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी। जो एशियन पैरालंपिक कमेटी है, उसमें साउथ एशिया की रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गई है? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कौन बन गई है? ये बन गई है हमारी दीपा मलिक जी। हमारी दीपा मलिक जी बन गई है साउथ एशिया की रिप्रेजेंटेटिव एशियन पैरालंपिक्स कमेटी एशियन पैरालंपिक्स कमेटी में। दीपा मलिक जी किस खेल से बिलोंग करती है? तो मलिक जी मेनली शॉट पुट खेलती हैं, उसके साथ साथ वो जेवलिन थ्रो भी खेलती है, स्विमिंग भी करती है। देख रहे हो, आ रही है कुछ शर्म? तो स्विमिंग भी करती है, उसके साथ साथ डिस्कस थ्रो भी करती हैं।
उसके साथ साथ मोटरसाइकिलिंग भी करती है, उसके साथ साथ मोटरसाइकिलिंग भी करती है ये। अच्छा, इनको कौन-कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं? इन्हें 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, 2017 में इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है और 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। तो इनको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द बुक का नाम क्या हो जाता है, पावर विद इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी इज रिटन बाय हुम। आपसे क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में ये बुक लिखी गई, द पावर विद इन, जो किसके ऊपर हो जाती है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हो जाती है। ये किसने लिखी, तो ये लिखी है आर बल्ला सुब्रमण्यम जी ने, आर बल्ला सुब्रमण्यम जी ने इस किताब को लिखा है। कल्पना किलावाला ने कौन सी बुक लिखी थी, जल्दी बताओ। क्या कह रहे हो, बहुत दिन हो गए मैम, रिवाइज नहीं किया तो हम तो भूल गए। तो अल्पना किलावाला जी ने कौन सी बुक लिखी थी, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ये किसके द्वारा लिखी गई थी बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, अल्पना किलावाला जी के। और मनोज बाजपेयी, मनोज बाजपेयी, जो मनोज बाजपेयी जी हो जाते हैं, इनकी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी, पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखी गई थी। अभी पावर विद इन किसके द्वारा लिखी गई, आर बल्ला सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखी गई। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का क्या हो जाता है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। हम लगातार 2-3 दिन से यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल और अब यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कौन बन जाती है, ऑब्वियसली ये किसका पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट हो जाता है। कौन सा, यूरोपियन कमीशन। तो इसकी अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बन गई है, ये बन गई है उर्सुला वॉन देव लेयर, डेन लेयर, डेन लेना है इनका नाम, डेन लेना। तो ये कौन बन गई है, उर्सुला वॉन। किस कंट्री से बिलोंग करती है ये बिलोंग करती है जर्मनी से। किस कंट्री से बिलोंग करती है, जर्मनी से बिलोंग करती है। और ये सेकंड टाइम यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष बनी है। रॉबर्टा मेट्सोला हमने कल ही पढ़ा था, ये किसकी अध्यक्ष बनी थी, यूरोपियन यूरोपियन पार्लियामेंट की। और एच ई एंटोनियो कोस्टा ये बनेंगे यूरोपियन काउंसिल के, यूरोपियन काउंसिल के ये बनेंगे 2000 दिसंबर 2024 में ये जो पदभार को संभालेंगे। अभी फिलहाल कौन है, अभी है चार्ल्स माइकल। चार्ल्स माइकल कौन है, अभी यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष है अभी प्रेजेंट में। बाद में चल के कौन बनेंगे, एंटोनियो कोस्टा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा आज, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है, क्वेश्चन फॉर यू हो जाता है आपके लिए क्या कि हाँ, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आईएमएफ के बारे में पूछा था ना। तो आईएमएफ कब स्टैब्लिश हुआ था, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और मैंने एक और क्वेश्चन बीच में पूछा था, किसके बारे में, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो जाते हैं कौन, धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन हो जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। और आईएमएफ के बारे में ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करने वाले हो कि उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है और कब स्टैब्लिश हुआ था। तो थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। आज है हमारी क्लास का 99 एपिसोड, कल हमारा 100 एपिसोड आएगा और उसमें आपके लिए कुछ खास रहेगा, कुछ अलग प्लानिंग रहेगी। अब हमारा करंट अफेयर्स एक नए अवतार में आने वाला है, तो आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। इसीलिए आज वो डिस्कशन रहेगा हमारा जो पॉडकास्ट ग्रुप है इंस्टाग्राम पे। तो मैं आज आपको एक दो क्विज दूंगी, वहां एक दो क्या आपके ओपिनियन, आपके सजेशन जानूंगी, उसी के हिसाब से हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में आगे चल के चेंज करने वाले हैं। तो आज आप लोग वहां पर एक्टिव रहना और अपने सजेशंस मुझे देना, जैसे भी आप लोग बोलोगे, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वैसा ही हम करेंगे। तो जैसा आप लोग चाहते हैं कि ऐसे चेंजेस हो या ऐसे ना हो, उसी तरीके से चेंजेस किए जाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।